तो आज हमारी कहानी है क्लास 10 की विद्युत। हम लोग उसकी क्लास 10 की भौतिकी की विद्युत को पढ़ने चल रहे हैं और इसी कहानी को देखने हम लोग समझने चल रहे हैं कि विद्युत नाम तो सुनते ही दिमाग में कौंध जाता है कि वही विद्युत है, वही इलेक्ट्रिसिटी है जिसके कारण हम आराम से अपने घरों में एसी, कूलर, पंखे और आज के डेट में तो हर यंत्र, हर जो वो शारीरिक बल मुझे यूज करना होता था उसके लिए वो सारी यंत्र बन गई है। वो सारे यंत्र आज विद्युत के ही चलते चल रहे हैं, विद्युत से ही चल रहे हैं और उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा के एक रूप को जो हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक हो गया है, उसी ऊर्जा के एक रूप का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो विद्युत समझ में आ रही है कि वही विद्युत है जो हमारे लिए ऊर्जा का सबसे, दुनिया का सबसे सुविधाजनक रूप हो गया है और हमारी हर काम को बहुत आसान कर दिया है। तो वही उसी विद्युत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये विद्युत जब दिमाग में आ रहा है तो ये भी दिमाग में आ रहा है कि सर ये कैसे, ये विद्युत धारा बनता कैसे है, कैसे धारा बनाता है कि ये एक से दूसरी जगह पर ये विद्युत चला जाता है, कैसे चलता है, क्या होता है, कौन वह चीज है जो इसको आगे बढ़ाता है, इसके धारा का निर्माण कौन करता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब जल धारा होता है, वाटर करंट होता है, तो वाटर करंट को कौन बनाता है? तो वाटर करंट को वाटर बनाता है। एयर करंट को, वायु की धारा को कौन बनाता है? तो वायु बनाता है। लेकिन विद्युत धारा को कौन बनाता है? विद्युत धारा को आवेश बनाता है। तो हम उस आवेश की कहानी पढ़ने चल रहे हैं कि वह आवेश जो विद्युत धारा को बनाता है, उसी आवेश की कहानी पढ़ने चल रहे हैं। तो आखिर ये आवेश जो हमारे सामने है, आवेश क्या है? आवेश कैसे कोई आवेशित होता है? तो छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी मैं बात नहीं, कि जब आप वो खेल खेलते थे, जब हम बचपन में थे, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे क्या, स्कूलों में जाते थे, अभी भी बच्चे हैं लेकिन अभी से थोड़ा पहले हम लोग जब स्कूलों में पढ़ते थे और घर पर बैठकर अपने भाई बहनों के साथ या दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ते थे और बालों में हम लोग कहते थे कि देख बाल में मैं कंघी कर रहा हूँ। स्कूल के मित्रों से सीख कर आते थे, बालों में कंघी करते थे और कहते थे कि देखो यह कंघी जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठा लेता है। जी हाँ, उसी कंघी की मैं बात कर रहा हूँ जो बालों में लगाते थे और वह कंघी जो है छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठा लेता था, अपने से खींच लेता था, आकर्षित कर लेता था। यह वही आवेश था जिसके कारण वह कंघी उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता था। उसी आवेश के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो फिर कोई पूछता है कि आखिर आवेश है क्या? वही तो अभी तो पढ़े हैं कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी पिंड का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थों को अपनी ओर खींचता है या विकर्षित करता है, खींचता है या ढकेलता है, वही कहलाता है विद्युत आवेश। वही तो है जो जिसके कारण कोई पदार्थ, वो कंघी जो है कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचती है। वही आवेश दो प्रकार, धन आवेश और ऋण आवेश। ये दो प्रकार कैसे सर? कोई पदार्थ दो प्रकार का कैसे हो सकता है? तो कोई आवेश दो प्रकार, कोई पदार्थ दो तरह से आवेशित कैसे होता है? धन आवेशित और ऋण आवेशित दो आवेश में कैसे जाता है? इस कहानी को पढ़ते हैं, जरा समझो। उसी कहानी को कह रहे हैं कि ये हेयर है और ये कॉम्ब है, ये बाल है और ये कंघी है। और बाल में जब कंघी को लगाते हैं तो
क्या होता है, बाल में कंघी को लगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये कंघी आवेशित हो जाता है, ये बाल ये भी आवेशित हो जाता है, दोनों आवेशित हो जाते हैं, लेकिन एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित। क्या होता है जब कंघी को बालों में फेरते हो, जब शुष्क बाल में कंघी को फेरते हो तो होता क्या है, होता यही है कि इसमें से, इस बाल में से इलेक्ट्रॉन इस कंघी में चला जाता है, इस बाल में से इलेक्ट्रॉन कंघी में चला जाता है, यही खेल होता है। क्या है भाई, तो इसका कार्यफलन, ये बाल का कार्यफलन निम्न होता है, बाल का कार्यफलन निम्न होता है, ये इसका कार्यफलन निम्न होता है और कंघी का कार्यफलन उच्च होता है, कंघी का कार्यफलन उच्च होता है। तो बाल का कार्यफलन निम्न और कंघी का कार्यफलन उच्च। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि इस बाल में इलेक्ट्रॉन जो है सो कि इलेक्ट्रॉन ढीले ढाले, इलेक्ट्रॉन लूजली, कमजोर रूप से बंधे होते हैं, कमजोर बंधा होता है, कमजोर बंधे होते हैं। और कंघी में इलेक्ट्रॉन कार्यफलन उच्च है, इसका मतलब कंघी में इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधे होते हैं, प्रबल रूप से बंधे होते हैं, यह मतलब हुआ। तो जब ये कमजोर बंधे होते हैं, ये बाल में जब इलेक्ट्रॉन कमजोर रूप से लगे हुए रहते हैं, लगे रहे कमजोर लगे रहते हैं, तो जब ये कंघी जाता है तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन चला आता है। और देने वाला ये बाल इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए बाल पर प्लस धनात्मक आवेश और कंघी इलेक्ट्रॉन लेता है तो कंघी पर ऋणात्मक आवेश। तो बाल धन आवेशित हो जाता है और कंघी ऋण आवेशित हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाल और कंघी के बीच जब रगड़ हुई, घर्षण हुई, तो बाल ने कंघी को इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी, यह दुनिया का नियम। तो देने वाला धनी बाल ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए बाल पर धन आवेश, और कंघी ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए कंघी पर ऋण आवेश। तो हम जान गए कि जब दो कुचालक पिंडों को रगड़ा जाता है एक साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वह धन आवेशित, जो इलेक्ट्रॉन लेता है ऋण आवेशित। दोनों पर आवेश समान है, इस पर जितना आवेश हुआ उतना ही आवेशित ये भी हुआ। फर्क यही हुआ कि ये धन आवेशित हुआ और ये ऋण आवेशित हुआ। एकदम समझ गया सर, तावेश की ऐसे ही उत्पत्ति होती है। तावेश की उत्पत्ति समझ गए हम लोग। ये बात जाने कि किसको किसके साथ रगड़ेंगे, तो किस पर धन आवेश और किस पर ऋण आवेश। तो कांच की छड़ को यदि सिल्क के कपड़ा के साथ रगड़ते हो तो कांच पर धन आवेश और सिल्क पर ऋण आवेश। मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है। शुष्क बाल को कंघी से रगड़ते हो तो शुष्क बाल पर धन आवेश और कंघी पर ऋण आवेश, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको नोट कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आवेश के भाई गुण क्या है। आवेश का गुण है कि समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। मतलब सर कि यदि धन और धन आवेश होगा, दोनों के पास एक जगह लाओ, दोनों एक दूसरे को टेला टेली करें, भाग करते हैं, दोनों एक दूसरे में लाता लाती करेंगे, यानी इनमें विकर्षण होगा। दो ऋण आवेश के साथ ले आओ तो दोनों झोटे झोटी करेंगे, भाग, तो ये ऋण आवेश में विकर्षण होगा। लेकिन असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक पर पॉजिटिव होगा, एक पर निगेटिव होगा, एक धन आवेश होगा और एक ऋण आवेश होगा, इनके बीच आकर्षण होगा। ये भी जानिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम लोग देख रहे हैं कि आवेश संरक्षित होते हैं, और जहां भी संरक्षण शब्द आए आप यह दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा कि उसका ना ही उत्पत्ति होता है ना ही विनाश होता है, उसके रूप को बदल सकते हो, यानी कि एक से दूसरे में उसको स्थानांतरित कर सकते हो। तो आवेश संरक्षित होता है, इसका मतलब है कि आवेश का ना ही निर्माण किया सकता है और ना ही विनाश। इसे सिर्फ एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। देखे हैं
कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में दिया जा सकता है, ये हो सकता है। लेकिन इसका ये संरक्षित होते हैं, इसका ना निर्माण कर सकते हो ना ही विनाश। ये भी बात समझ गए। और आवेशों को बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है। बीजगणितीय रूप से जोड़ने का मतलब, यदि मेरे पास 5 रुपया, मैंने 5 कूलम प्लस है और -7 कूलम है, दोनों को जोड़ना है, तो बस दोनों को, ये +5 कूलम और ये -7 कूलम को जोड़े हैं। तो हम जानते हैं बीजगणित से कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो इसको करोगे 5c - 7c तो -2c यानी कि 2 कूलम, सीधा सीधी बात है। और यदि मेरे पास 10 कूलम है और यदि मेरे पास -12 कूलम है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो सकता है, -2 कूलम। दो उदाहरण से मैंने बता दिया, समझ गए हैं आप। बीजगणित का वो जो नियम है कि प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, बस उसी नियम को ये फॉलो करता है। यानी बीजगणित में जैसे जोड़ते हैं वैसे ही आवेशों को हम लोग जोड़ सकते हैं। और एक बहुत सुंदर यहाँ बात बता रहे हैं कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं। ये क्वांटीकृत होते हैं का मतलब क्या होता है? अभी जो मैंने किस्सा सुना है कि जब कंघी में बाल लगाते हो तो ये बाल जो है कंघी को इलेक्ट्रॉन देता है। ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना, 50 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 51 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 39 इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन ये 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये 1.25 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। यानी कि यह अंश में, प्रभाज में या दशमलव में इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अरे कैसे देगा भाई? अगर इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन को जब देगा तो पूरा पूरी न देगा। इलेक्ट्रॉन का हाथ पांव तोड़ के तो देगा नहीं, देगा तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो पूरा पूरी इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। और आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इतना आवेश दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, यानी कि 2 गुना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 गुना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी हमने जो कहा कि किसी पिंड पर आवेश, कोई पिंड है, ये है चाहे ये है, किसी पिंड पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणक माने 2 गुना 3 गुना जितना आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन कितना आवेश है तो इसका 2 गुना, चाहे इसका 3 गुना, इसका 51 गुना, इसका 39 गुना, ये हो सकता है। 2.5 गुना नहीं होगा, 1.25 गुना नहीं होगा, 1.25 गुना नहीं होगा, आधा गुना नहीं होगा। ये बात मुझे कहना था। यानी सर आपने कहा कि उस पर कितना, किसी पिंड पर चार्ज आवेश कितना, तब प्लस या माइनस, आप समझ रहे हो कि प्लस कब होगा, देगा ये तो इस पर प्लस, ये लेगा तो इस पर माइनस, तब प्लस या माइनस होगा कितना। तो ये n का मतलब कि 2 गुना, n का मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, किसके? Ne। I का मतलब आपको मालूम है E पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो किसी भी पिंड पर यदि मुझे बताना हो कि कितना आवेश होता है, बस हम ही बता देंगे। n का मतलब 1 2 3 4 5 जितना रख दीजिए, उतना गुना इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पर, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है ये भी हम लोग जान गए। तो किसी भी पिंड पर आवेश होगा, जितना 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, यही बात ही कहता है। और यही कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश क्वांटीकृत होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है तो किसी भी पिंड पर उस 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना ये हो सकता है। ये है आवेश का क्वांटीकरण। अगर ऐसा खेल देख रहे हैं तो हम यही बता सकते हैं कि 1 कूलम में, देखिए कुछ सवाल बता रहा है आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना कूलम होता है 1 इलेक्ट्रॉन में। उल्टा भी तो कह सकते हो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 कूलम में भाई कितना होगा? 1 कूलम में ये 1 बाटा में ये लोग नीचे आ जाएंगे ना, 1.6 × 10⁻⁻19
इतना हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व कर सकते हो, तो 1/1.6, ये तो माइनस वाले ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 19। और इसमें से ये हटाते हो तो इसको यहाँ 0 हो जाएगा। इसमें से एक कम कर दो तो 10/16 था, इसमें से एक ले लो तो इसको 0 दे दिए तो 10 के पावर 18 हो गया। आई जब 10 के पावर 18 16 से 100 में भाग दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1696, 4/16 दूनी 32 और 16/85 हो गया। इतना इलेक्ट्रॉन होगा, एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन हमको प्राप्त होता है, ये हमको पता लग गया। ऐसा ही और भी सवाल हम देख सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, मान लो कोई पिंड है इस पर 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर आवेश कितना हो गया, तभी तो पढ़े हैं कि Q बराबर क्या होता है प्लस माइनस Ne। तो ये प्लस माइनस n का मतलब कितना है 20 है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश है। कर दोगे गुना हो जाएगा प्लस या माइनस 32 × 10⁻⁻19 गुना कर देंगे, 16 में गुना करेंगे, 1.6 में 16 दूना 32, आई 0 से डिस्मल खत्म हो जाएगा, बात खत्म। इतना कूलम हमको आंसर आ गया। कितना आसान है यार, किसी भी सवाल को देखकर तू डर जाते हो, डरने की जरूरत नहीं है। ये बात हम लोग खूब बढ़िया से सीख गए कि आवेश क्या है भाई, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे आवेश का जन्म होता है, और आवेश के कौन कौन से गुण हैं, हम लोग सभी चीजों को देख लिए। आराम से हम लोग देख रहे हैं। क्या देखा हमने देखा कि आवेश क्या है भाई। तो आवेश, तो जब दो पिंडों को रगड़ते हैं, दो कुचालक पिंडों को रगड़ते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर ऋण आवेश। यानी कि आवेश दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। और आवेश का गुण हम लोग जान गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये भी हम लोग जान गए हैं। और कौन किसको किसके साथ रगड़ेंगे तो किस पर धन आवेश और किस पर ऋण आवेश। और आवेश के गुण जान गए कि समान तरह के आवेश होंगे तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, और असमान आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये भी जान गए। समान आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं, और आवेश बीजगणितीय रूप से आवेशों को जोड़ा जा सकता है। और आवेश क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं, यानी कि जब भी दो को रगड़ोगे एक साथ तो एक से दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जाएगा, 10 जाएगा, 15 जाएगा, 20 जाएगा, 50 जाएगा, लेकिन 2.5 नहीं जाएगा, 3.5 नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और जितना जाएगा उतना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका 2 गुना 3 गुना 4, यही होता है। इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, Q = +- Ne। ये हम लोग जान गए, और इसी के साथ हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।